नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। यूपीपीएससी के मुद्दे पर प्रयागराज में एक जबरदस्त प्रदर्शन छात्रों का, युवाओं का चल रहा है। छात्रों से बातचीत जो है वो अभी तक बेनतीजा चल रही है। कल से छात्र वहां पर बैठे हुए हैं। रात भर टॉर्च की रोशनी में छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा और आज प्रदर्शन का दूसरा दिन है। कलेक्टर और लोक सेवा आयोग सचिव ने बातचीत की है छात्रों से, लेकिन अभी तक उन्हें मनाने में सफल नहीं रहे। धरना स्थल बदलने की बात पर भी छात्र नहीं मान रहे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि पीसीएस और आरओ के प्रारंभिक परीक्षाएं यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम को एक ही दिन शिफ्ट किया जाए। 2 दिन 2 शिफ्ट में इसको ना किया जाए। इसके साथ ही छात्रों ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इससे सहमत नहीं है और तारीख बदलने को भी तैयार नहीं है। वहीं अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सक्षम अधिकारियों की छात्रों से जो मांगे हैं उन्हें संवेदनशीलता से सुना जाए चाहिए और उसका समाधान भी निकाला जाना चाहिए। देश के युवाओं की यहां बात हो रही है, जिसको लेकर एक बड़ा गुस्सा इस वक्त प्रयागराज में दिखाई पड़ रहा है। क्या इन छात्रों के मुद्दे हैं, क्या है इनकी मांग? हमारे सहयोगी रणवीर ने इन छात्रों से बातचीत की। उत्तर प्रदेश में पीसीएस और आरओ की परीक्षा को लेकर प्रयागराज में छात्रों ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा है। मैं इस वक्त आयोग के दफ्तर के बाहर हूं, जहां आप तस्वीरें देखिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का यह दफ्तर है और यहां पर भारी संख्या में जो छात्र हैं वो छात्र मौजूद हैं, ड्रम पीट रहे हैं, थालियां बजा रहे हैं और आयोग से सिर्फ और सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षा है वो एक दिन में हो जाए। क्या मांग है आप? वन डे नो नॉर्मलाइजेशन और वन डे वन शिफ्ट, मतलब एक दिन में ही एग्जाम होना चाहिए। अब कोई नॉर्मलाइजेशन मंजूर नहीं है। जब तक नोटिस नहीं निकलता तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें नोटिस चाहिए तभी हम यहाँ से हटेंगे। यहीं बैठना है? यहीं बैठे रहोगे? यहीं बैठे रहेंगे जब तक नोटिस नहीं निकालेगी सरकार। तब तक यहीं बैठे रहेंगे, यहाँ से वापस कोई नहीं जाएगा। नो नॉर्मलाइजेशन, वन डे वन शिफ्ट, किसी भी तरह को उसमें बिना नोटिस। आपत्ति क्या है? आपत्ति 2 दिन एग्जाम करवाने। सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि क्वेश्चन का जो लेवल है उसको कौन सा टफ है, कौन सा इजी है, इसको निर्धारित करने कोई पैटर्न नहीं है। सिर्फ आपत्ति ये है और आयोग इसके माध्यम से अपनी मनमानी करना चाहता है। तो हमारी सिर्फ एक मांग है कि वन डे वन शिफ्ट, नो नॉर्मलाइजेशन, एक दिन में एग्जाम होना चाहिए बस। अच्छा, इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं वो एक दिन में होते थे। ये पहली बार है जब ये प्रयोग हो रहा है। क्या आप लोगों को पहले से जानकारी इसकी थी कि बाद में जानकारी? नहीं, बाद में जानकारी हुई हम लोग को। इसके पहले कोई वो नहीं था, क्योंकि ये पुलिस का एग्जाम नहीं है, ये यूपीएससी पीसीएस का एग्जाम है। क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट नंबर से, एक नंबर से लड़के की 1-1.5 साल मेहनत चली जाती है। आप 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन करेंगे और 10 नंबर में 1 नंबर से हम लोग बाहर अगर होगा तो क्या 1.5 साल हमारी कौन जिम्मेदारी लेगा? 1 नंबर की बात है, 1 पॉइंट की बात होती है। ये पुलिस और उसका एग्जाम नहीं है कि 1 लाख वैकेंसी आ रही, 90,000 वैकेंसी आ रही, 220 वैकेंसियाँ हैं। हम लोग इतने साथ पढ़ रहे हैं, 1 नंबर बाहर होंगे नॉर्मलाइजेशन में। हम इतना पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? और एक नॉर्मलाइजेशन करके आप बराबर कर देंगे सबको, क्या मतलब हम लोग का पढ़ने का? तो देखिए, आपत्ति इनकी क्या है? आपत्ति ये है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन तभी नहीं होगा जब एक दिन में एक पाली में होगा। और इसी वजह से जो छात्र हैं, वन शिफ्ट वन एग्जाम, नो नॉर्मलाइजेशन, ये मांग है। और एक और जो यहाँ पे देखिए आप, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी 2024 आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के एक बड़ा पोस्टर। तो यहाँ ये जो छात्र हैं किसी भी हाल में आयोग को ये बात दबाव डालना चाहते हैं कि जो इनकी मांग है वो मानी जाए। और यही वजह है कि 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया जब ये छात्र इसी तरह से यहाँ अड़े हुए हैं। जिसे जो मिला है, ये देखिए अपने घर से किस तरह से ये चम्मच और कटोरी लेकर के यहाँ पर पीट रहे हैं और
इन छात्रों की जो मांग है वो परीक्षा के पैटर्न को लेकर के है, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो इन छात्रों का ये दावा है कि उसमें कौन सा प्रश्न आसान है और कौन सा मुश्किल, ये तय करना संभव नहीं होगा और इसीलिए इनका अहित हो सकता है, ये दावा इन छात्रों का है। तो फिलहाल आयोग भी ये बात मानने को तैयार नहीं कि इन छात्रों की बात मानी जाएगी और ये छात्र भी आयोग की बात मानने को तैयार नहीं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आयोग छात्रों की परीक्षा लगातार ले रही है, धैर्य की परीक्षा ले गई लगातार। छात्र अपनी जायज मांगों के साथ 21 सितंबर की हम लोग ने ज्ञापन दिया था, उसके बावजूद भी आयोग छात्रों को परेशान करने के लिए ये तुलगकी फरमान जारी करती है, जिसमें छात्रों को नॉर्मलाइजेशन पे सौंपती है। सचिव जी ने जब 21 सितंबर को कहा था कि हम पूरे 75 जिलों में सेंटर बना के एक ही दिन में पेपर संपन्न कराएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी 41 जिले को सेंटर बनाते हैं। क्या ये मानते हैं कि जो अन्य जिले में सेंटर नहीं बनाए गए वहाँ कोई सरकारी विद्यालय या डिग्री कॉलेज सरकारी नहीं है, कि वहाँ पर कानून व्यवस्था नहीं है? और कल डीएम साहब हम लोग को बरकराने आए थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ शासन और प्रशासन और आयोग दोनों को कि आप हमें बरकरा नहीं सकते हैं। आपको छात्रों की बात माननी पड़ेगी। हम डीएम साहब जो उनका काम है कि हम लोग की वार्ता वहाँ तक पहुँचाएं, लेकिन वो वार्ता नहीं पहुँचा रहे। हम लोग को बरकराने आए थे कल। इस तरह से ये जो छात्र हैं, इन छात्रों की अपनी एक नाराजगी, अपनी एक मांग, और इस मांग को लेकर के छात्र फिलहाल प्रयागराज में आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी और अपने सहयोगी दीपक के साथ रणवीर। मेरे सहयोगी रणवीर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रणवीर, लगातार 24 घंटे से ऊपर अब इस प्रदर्शन को हो चुके हैं और इस पे अब राजनीतिक नेता जो हैं वो भी कूद पड़े हैं। अखिलेश यादव ने समर्थन दिया है, वहीं अब केशव प्रसाद मौर्य भी चाहते हैं कि छात्रों की बात सुनकर हल निकाला जाए। तो प्रक्रिया फंसी कहां पर हुई है? देखिए, अगर प्रक्रिया कहाँ फंसी है वो बताने से पहले एक बार तस्वीर दिखा दूं। इस वक्त देखिए हज़ारों की संख्या में छात्र हैं और इन छात्रों से भी बात करेंगे, लेकिन ये पूरा मामला क्या है पहले ये समझा दें। छात्रों का अपना तर्क है, सरकार का अपना तर्क है। ये छात्र कह रहे हैं कि इससे पहले जब पीसीएस की परीक्षा हुई है या आरओ की परीक्षा हुई है, वो एक दिन में एक शिफ्ट में होती है। उसका फ़ायदा क्या है? एक दिन में एक शिफ्ट में अगर परीक्षा होगी, एक ही पेपर आएगा और जो भी जिस तरह का पेपर करेगा उसको रिजल्ट उस तरह का मिलेगा। लेकिन एक से ज़्यादा दिन या एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर परीक्षा होती है तो पेपर का पैटर्न अलग अलग आएगा दोनों शिफ्ट में, और जो दोनों शिफ्ट में पैटर्न अलग आने की वजह से नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको अपनाना होगा। अब नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाया जाएगा जिसमें कि हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर पाने वाला उस शिफ्ट के जो बंदे होंगे, जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे, उन बंदों के नंबर्स का एक परसेंटाइल निकाला जाएगा और उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। यानी कि अलग अलग शिफ्ट में जो अलग अलग पेपर्स आएंगे उसमें नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया के आधार पर नंबर दिया जाएगा। अब छात्रों का ये कहना है कि अगर एक पेपर होगा तो जो अच्छा करेगा उसका नंबर अच्छा आएगा और जो ख़राब करेगा उसका ख़राब आएगा। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो बहुत से ऐसे छात्र जिनके अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद भी नॉर्मलाइजेशन का वो शिकार हो सकते हैं, ये छात्रों का कहना है। छात्रों का दूसरा तर्क ये है कि अगर सरकार 75 ज़िलों में सिर्फ 41 ज़िलों में परीक्षा करा रही है तो बाकी ज़िलों में परीक्षा क्यों नहीं करा सकती? क्योंकि सरकारी कॉलेजेस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ऐसे में सिर्फ उन सेंटर्स को चुनना जो सरकारी हैं वो भी सिर्फ 41 ज़िलों में, ये कहाँ तक जायज़ है? ये छात्रों की मांग है। इसलिए छात्र कह रहे हैं कि ये परीक्षा एक दिन में एक शिफ्ट में कराई जाए और नॉर्मलाइजेशन ना हो, यानी कि परीक्षा का एक पेपर आए, जो अच्छा करेगा उसको नंबर अच्छा मिलेगा, ये इनका कहना है। अब सरकार का तर्क क्या है? सरकार ये कह रही है कि चूंकि पेपर लीक हुआ था आरओ के पेपर में और पुलिस भर्ती की परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ था, ऐसे में किसी तरह की कोई खामी ना रहे, कोई गलती ना हो, पेपर लीक ना हो, इसलिए उन सेंटर्स को चुना गया है जिन सेंटर्स पे कोई खामी की गुंजाइश नहीं है। जिलाधिकारियों ने ये रिपोर्ट सरकार को दी है और इस वजह से सरकार ने कहा कि इस बार एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा होगी। कुल 5,74,000 छात्र हैं पीसीएस की परीक्षा में, आरओ में 10 लाख से ज़्यादा हैं। ऐसे में इतने छात्रों को सिर्फ 41 ज़िलों के उन सेंटर्स पे एडजस्ट करना मुश्किल है, इसलिए शिफ्ट को बढ़ाना पड़ेगा। पीसीएस की परीक्षा 2 दिन में 2 शिफ्ट में होगी, आरओ की परीक्षा 2 दिन में 3 शिफ्ट में होगी। तो यही जो है विवाद का कारण है। अब सरकार ये कह रही है कि साहब हमने वो सेंटर्स तय कर लिए हैं और उन्हीं सेंटर्स पे परीक्षा होगी,
और यही वजह है कि अब ये छात्र नॉर्मलाइजेशन और शिफ्ट और दिन के हिसाब से विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें फिर से दिखा दूँ, 30 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं लगातार ये छात्र, जब इनको कमरों में बैठ कर के पढ़ाई करनी चाहिए तब ये सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे इनका समय भी ज़ाया हो रहा है, इनकी जो ऊर्जा है वो भी जा रही है। और सरकार कह रही है कि साहब हमने जो किया है वो छात्र हितों में है, क्योंकि छात्र हित के लिए ही, क्योंकि कोई खामी ना रह जाए, इसलिए ये फैसला किया गया है। अब ज़रा इन छात्रों की सुनते हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम शिवम सिंह है, मैं सीनियर रिसर्च स्कॉलर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। ये पूरा विवाद जो है, इस पे कह रहे हैं कि छात्रों के हित के लिए ये फैसला लिया गया, सरकार का तर्क है। आप इससे कितना सहमत? नहीं, ये छात्रों के हित में लिया गया फैसला नहीं है, इससे अधिकतर छात्रों का नुकसान होगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में तमाम छात्र बोल चुके हैं। मानविकी के विषयों में आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे, जैसे बक्सर का युद्ध है या प्लासी का युद्ध है। एक पेपर में आया है बक्सर का युद्ध, एक में आया प्लासी का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध कठिन है या प्लासी का युद्ध कठिन है, ये निर्णय करना बहुत कठिन है, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। एक बात हुई। दूसरी, किसी शिफ्ट में अधिक छात्र बैठे परीक्षा में, दूसरी शिफ्ट में कम छात्र बैठे परीक्षा में, तो जो फॉर्मूला है उसमें छात्रों के बैठने की संख्या का बड़ा महत्व है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। अच्छा, आयोग की जो सीटें हैं वो 1000 से अधिक सीटें नहीं होती हैं। इतनी कम सीटों पे ये जो स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है वो अप्लीकेबल नहीं होता है। जो भी सांख्यिकी की पढ़ने वाले छात्र हैं वो जानते हैं कि डेटा का बड़ा महत्व होता है किसी भी रिज़ल्ट को पहुँचने के लिए। जैसे कि अगर खैर ये बात लंबी हो जाएगी, तो ये नॉर्मलाइजेशन जो है ये इसके लिए इफेक्टेबल नहीं है। रणवीर, एक सवाल दूसरी बात, आयोग तर्क दे रहा है कि सेंटर्स की संख्या है, तो जरा ये उनसे पूछ के बताइए कि प्लानिंग क्या है, क्योंकि ये छात्र अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और आपने जैसे बताया 30 घंटे से वहां बैठे हुए हैं, तो कैसे इसको सस्टेन करा जाएगा, कब तक यहां पर बैठे रहेंगे, क्या प्लानिंग है छात्रों की आगे की? ठीक है, ये जो टेक्निकलिटी आप बता रहे हैं वो मैं समझ गया। अब मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो कब तक इस तरह आप लोग बैठे रहेंगे? जब तक सरकार नहीं मानती बैठे रहेंगे। अनवरत धरना। इसमें सर जो है कि इस व्यवस्था में खामियां ये भी हैं कि सीसैट का पेपर है, सेकंड पेपर इन्होंने लागू किया है। सीसैट में ये एक शिफ्ट में कुछ लड़के बैठे फेल हो गए, दूसरे शिफ्ट में वो कंप्लेन नहीं करेंगे कि अगर हम दूसरे शिफ्ट में बैठते तो, और क्योंकि वो पास मार्किंग का पेपर है तो उसमें भी तो कमियां रह गई, वो ना कंप्लेन करता। सेंटर की एक बात कहना चाहता हूं, आयोग जो तर्क दे रहा है कि सेंटर की कमी के नाते हम 2 शिफ्ट में एग्जाम करा रहे हैं, गवर्नमेंट सेंटर नहीं है, ये बात पूरी तरीके से निराधार है। इसमें कमीशन का खेल है। ये उन्हीं कॉलेजेस को चुनते हैं जहां पे इनके कर्मचारियों का लेन देन का सिस्टम होता है, कितने छात्र देंगे, इतना % कमीशन हमारा होगा। एडेड कॉलेज में आप 500 मीटर के दायरे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इसके 40 डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट में 500 से 1000 छात्रों की बैठने की व्यवस्था है, उसके 12 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं। इसके अलावा इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय है, ये बहुत सारे कॉलेजेस कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, BHU है, जहाँ पे इस इलाहाबाद में सर 1 लाख छात्र केवल यूनिवर्सिटी कैंपस में बैठ करके परीक्षा दे सकते हैं। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय में, उसके 12 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में, नैनी में एक यूनिवर्सिटी है और राजर्षि टंडन। कह रहे सरकार चाहे तो क्षमता बहुत। सर बात यह है, अभी इनका एक मैटर सामने आया था, अभी माननीय हाईकोर्ट ने यहाँ से कहा था कि 50 कॉपियाँ PCS जे के एग्जाम में बदली गई हैं। हाईकोर्ट का निर्णय है, हम लोग नहीं कह रहे हैं। तो अब ये बताइए 50, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वो जज जो थे वो सारे जज ऑन ड्यूटी हो गए थे, ट्रेनिंग पे पहुंच गए थे। अगर हाईकोर्ट ने संज्ञान न लिया होता, अगर लड़के ने रिट यहाँ से ना डाला, स्टूडेंट ने रिट ना डाला होता, तो मैटर यहाँ से होता ये कि फिर ये उसी तरह लिपापोती हो जाती। सर सबसे बड़ी बात है कि 50 सीटें, 50 कापियां बदली गई, ये पता चला है। आयोग की सर सबसे बड़ी बात है कि इन्हें, आप खुद बताइए, हाईकोर्ट ने कहा जब 50 कापियां बदली गई, अभी जस्ट 2-4 महीने की बात है, एक चीज होगी। दूसरी चीज है कि अगर उसके बाद क्या है कि नॉर्मलाइजेशन ये ला रहे, कह रहे हैं हम पारदर्शिता ला लेंगे। सर एक शिफ्ट में एग्जाम, जब एक शिफ्ट में एग्जाम कराते हैं आप, तब आप परीक्षा पेपर आउट नहीं रोक पा रहे हैं, इतनी शिफ्ट में कैसे आप रोक पाएंगे? ये इस तरह के कई सवाल हैं और ये सवाल ये छात्र पूछ रहे हैं आयोग से, सरकार से, और इसीलिए ये बैठे हैं और ये कह रहे हैं तब तक नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाए। रणवीर शुक्रिया, बहुत सारी बातें हैं छात्रों को करने के लिए, आपके पास वापस आते रहेंगे और एक एक करके और बातें सुनेंगे, क्योंकि छात्र जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब प्रयागराज में जो जारी प्रदर्शन है उसके बीच में यूपी लोक सेवा आयोग ने क्या कहा है वो भी आपको बता दें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सभी छात्रों के पारदर्शी और ईमानदार चयन प्रक्रिया के लिए संकल्पित है, ऐसा उन्होंने अपने बयान में कहा है। उन्होंने कहा है कि प्रतियोगी छात्रों के कहने पर बदलते समय की ज़रूरतों के मद्देनज़र व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। सुविधा और बदलते दौर की ज़रूरत के हिसाब से
पीसीएस के मुख्य परीक्षा वैकल्पिक विषय हटा दिया गया है। मानविकी विषयों और हिंदी माध्यम के छात्रों को जो स्लैकिंग में नंबर है वो कम होने की शिकायत दूर की गई है। पुरानी स्केलिंग के जो प्रणाली है उसमें छात्रों पर के कहने पर खत्म कर दिया गया है। पहली पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में एक पद के लिए 13 गुना अभ्यर्थियों का मेंस में पास होते थे, जो कि 15 गुना होते थे। पहले पीसीएस इंटरव्यू में एक पद के लिए 2 छात्र पास होते थे, अब 3 होते हैं। तकनीक का उपयोग कर जो व्यवस्था है उसे सरल और पारदर्शी बनाया जा रहा है। मूल्यांकन में रोल नंबर का और फेक नंबर का बनाकर नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन के संदर्भ में अभ्यर्थियों के सुझावों का स्वागत हम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इस पर कोई ठोस जो ऐसा नहीं है कि कुछ बातचीत होकर समाधान सामने आ गया हो। चलिए, तो प्रयागराज में जिस तरीके से प्रदर्शन जारी है और छात्रों को अभी भी मनाने की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं, लेकिन इसमें क्या क्या बात जो कही गई है, जैसे मैंने आपको बताया कि यूपीएससी ने क्या क्या अपनी सफाई दी, उससे भी हमारे सहयोगी रणवीर ने बातचीत की। यूपीएससी जो वहाँ पर यूपीपीएससी के मेंबर हैं, उनसे आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर सोमवार सुबह से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे धरना प्रदर्शन के पीछे जो लोक सेवा आयोग की मंशा क्या थी, इसको लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए हम पहुंचे हैं लोक सेवा आयोग की पूर्व सदस्य डॉक्टर सविता अग्रवाल जी के पास। मैम, चूंकि आपका कार्यकाल खत्म हो गया है, अब आप पूर्व हो गई हैं, लेकिन जिस कार्यकाल में थी उसी कार्यकाल में ये सारे एग्जाम्स प्रस्तावित थे, तो सबसे पहले मैं पूछूंगा इस विवाद को आप किस तरह से देखती हैं जो स्टूडेंट्स का लगातार धरना चल रहा है? देखिए, स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी बात पे कहना चाह रहे हैं कि वो जो ये शिफ्ट में एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में फैसला हुआ है करना है एग्ज़ाम यूपीपीएससी का, तो उसमें जो मार्क्स के नॉर्मलाइजेशन वगैरह होता है, इन सब के वो अगेंस्ट हैं और इसी के लिए वो धरना कर रहे हैं। पर ये हम लोग भी पहले एक ही पारी में एग्ज़ाम कराते थे, इस बार 2 पारी में करने का फैसला हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है और वो उस बेसिस पे जो आपने देखा अभी पेपर लीक और ये सब हुए हैं, तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि एग्ज़ाम जो है केवल हम गवर्नमेंट एडेड स्कूल में कराएंगे, मतलब प्राइवेट स्कूल इन सबको निकाल दिया है। और ये जो है जो ट्रेजरी है जहाँ पर पेपर पहले आते हैं और उसमें उसको कंट्रोल रूम से करते हैं, वहाँ से 10 किलोमीटर की परिधि में ही होना चाहिए। तो जब ये शर्त लगा दी है कि 10 किलोमीटर में, तो उस उतने परिधि में इतने सेंटर ही नहीं है कि हम इतने हज़ारों बच्चों के एग्ज़ाम एक दिन में करा सकें, इसलिए ये 2 दिन का फैसला हुआ है। अच्छा, जो पहले एग्जाम्स प्रपोज था आरओ का फेब में था और फिर पीसीएस का मार्च में था, उस वक्त भी ये इस फॉर्मेट में कराने का तो प्लानिंग रहा नहीं होगा, ये तो बाद में फैसला हुआ क्योंकि पेपर लीक हुआ। तो पहला जो एग्ज़ाम था उसमें तो नॉर्मल पुराने पद्धति से ही करना। हाँ, पहले उसी पद्धति में हुआ था पेपर, जब होना था पेपर लीक से पहले वहाँ नहीं था। ये तो केवल इस बार आया है क्योंकि गवर्नमेंट के ये रूल के कारण। अच्छा, चूंकि आप आयोग में पहले थी मैम, तो ये 41 ज़िलों में परीक्षा कराने का जो फैसला है, लड़कों का अभी जब मैं बात कर रहा था उनसे, उनका कहना है कि भाई 75 ज़िले हैं और 75 के 75 ज़िलों में आप एग्ज़ाम करा सकते हैं, तो उसको सिर्फ 41 ज़िलों तक सीमित करने की कोई ख़ास वजह रही होगी? अब देखिए, ये तो गवर्नमेंट का नियम बनाया है और ये क्योंकि पेपर लीक इतना बड़ा एक काम चल रहा है और वो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को लोक सेवा आयोग में जो भी ऑर्डर वहाँ से सेंटर से आया उसको वो फॉलो कर रहे हैं लोक सेवा आयोग वाले। चलिए, अब महाराष्ट्र लिए चलते हैं आपको, जहाँ पर चुनावों की सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। आज लगातार दूसरे दिन उद्धव ठाकरे के बैग की तलाशी ली गई। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने तलाशी ली। कल भी उनके बैग की तलाशी ली गई थी। उद्धव ठाकरे ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री का बैग भी ऐसे ही चेक करता है चुनाव आयोग। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। उनका मराठवाड़ा का ओसा की सभा को ख़त्म कर जो उमरागा है वहाँ जाने का कार्यक्रम था, लेकिन प्रधानमंत्री के सोलापुर रैली के होने की वजह से उड़ान भरने की अनुमति उन्हें नहीं दी गई।
रौनक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रौनक, लगातार अब सवाल उठेंगे, बार बार ऑपोजिशन ये सवाल पहले ही उठाता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और अब बात ये उठेगी कि अगर प्रधानमंत्री की रैली थी तो उद्धव ठाकरे की रैली नहीं हो पा रही है, तो कैंपेन में भी समानता की जो बात है उस पर सवाल उठाए जाएंगे। लेकिन ये नॉर्मल प्रोसेस हमेशा से प्रोटोकॉल रहा है कि अगर प्रधानमंत्री की रैली हो रही है तो ऐसे वक्त में नो फ्लाइंग जोन लगभग 2 घंटे पहले से कर दिया जाता है। और सोलापुर के करीब ही उद्धव ठाकरे को पहुंचना था उमरगा, लिहाजा जो फ्लाइंग ATS होता है उन्होंने फिलहाल इसको इजाजत नहीं दी, और इसको लेकर अब उद्धव ठाकरे जो है वो एक इमोशनल कार्ड खेलते हुए दिख रहे हैं। रहा सवाल बैग चेकिंग का, तो लगातार दूसरे दिन कल यवतमाल में भी उनका बैग की चेकिंग की गई थी, और आज फिर एक बार जब वो औसा, मराठवाड़ा के औसा में पहुंचे, वहां पर भी उनके बैग की तलाशी ली गई है। और उन्होंने एक वीडियो खुद चुनाव आयोग के अधिकारियों का बनाया है। सब लोगों से उन्होंने अपने नाम पूछे और ये सवाल पूछा कि मेरे बैग की आप तलाशी ले रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री या फिर अमित शाह के बैग की आप तलाशी लेंगे क्या? ये एक बड़ा सवाल उनकी तरफ से उपस्थित किया जा रहा है, और एक इमोशनल कार्ड उद्धव ठाकरे के जरिए इस सब घटना को देखते हुए खेलने की कोशिश की जा रही है। जी रौनक, शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं दूसरा राज्य जहां चुनाव होने हैं, झारखंड, वहां चलते हैं। वहां विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले जो पहला चरण का चुनाव है वो कल होना है। रांची में, राजधानी जो है वहां की, झारखंड के अनेक जिलों में, पश्चिम बंगाल में भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापामारी की है। अब बताया ये जा रहा है कि ईडी ने बांग्लादेशी नागरिकों के कथित अवैध घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच के सिलसिले में छापामारी की है। ईडी ने पश्चिम बंगाल और झारखंड की 17 जगहों पर छापेमारी की है, और सितंबर में ईडी ने इस मामले में केस दर्ज किया था। सबसे अहम जो विषय है कि ठीक इलेक्शन के पहले आप इस तरह की कवायद करते हैं, सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। अभी तक के जो भी कवायद केंद्रीय एजेंसियों ने किया है, कहीं कोई न जब्ती है, न कुछ मिला, न कुछ स्टैब्लिश कर पाए ये लोग, लेकिन केंद्र सरकार का दबाव, और उस दबाव के आगे झुकना पड़ता है केंद्रीय एजेंसियों को, और इस तरह के कारनामे देखने को मिलते हैं। तो क्यों ये छापेमारी हो रही है और इसका असर चुनाव पर क्या होगा, हमारे सहयोगी मनीष जी इस वक्त बता रहे हैं। झारखंड और बंगाल में ईडी द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठ और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में 17 अलग अलग जगहों पर मंगलवार को छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई। इस छापेमारी के बारे में बताया जाता है कि इस मामले में ईडी द्वारा सितंबर महीने में केस दर्ज किया गया था, और जो झारखंड के संथाल परगना और बांग्लादेश बगल में सटे हुए बंगाल में जो बांग्लादेशी घुसपैठ आते हैं, उसके बारे में जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग है उनके द्वारा किस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई की जाती है, इसके बारे में ईडी के प्रारंभिक जांच में कई सारे साक्ष्य आए थे, और इसी से संबंधित लोगों के ठिकानों पर मंगलवार को बंगाल और झारखंड दोनों जगह पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। जैसा कि सबको मालूम है कि बांग्लादेशी घुसपैठ को झारखंड के चुनाव में बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है, और उसका कहना है कि हेमंत सोरेन सरकार की शिथिलता के कारण राज्य के संथाल परगना इलाके में कई जगहों पर बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और उसकी तुलना में जो आदिवासी जनसंख्या है वो दिनों दिन कम होती जा रही है। ये अभी तक ईडी के द्वारा जानकारी नहीं दी गई है कि आज की छापेमारी में उसके पास क्या और साक्ष्य मिले हैं, या कितनी मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में और कितने नगद और कौन से कागजात मिले हैं, इसके बारे में देर शाम तक बताया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से लग रहा है कि केंद्र सरकार जो है, जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला है उस संबंध में अब निर्णायक कार्रवाई करने के मूड में है, और इसी संबंध में एक के बाद एक कार्रवाई का दौर जारी है। रांची में कैमरामैन हरिवंश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने 3 चुनावी रैलियां संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने पहली रैली चेमूर में की और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आघाड़ी देश को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते।
यहां के लोग दशकों से रेल कनेक्टिविटी की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस और अगाड़ी वालों ने कभी भी ये काम होने नहीं दिया। हमारी सरकार ने कांपा वरोरा रेलवे लाइन को मंजूरी दी। नागपुर से गढ़चिरौली रेलवे लाइन का काम भी अब बस पूरा होने की तैयारी में है। इससे किसको सुविधा मिलेगी? आपको ये सुविधा मिलेगी। वहीं सोशल मीडिया साइट एक्स पर अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने एक यूरोपियन संघ और यूरोप के देशों के राजदूतों से मुलाकात करने के बाद पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि इस मौके पर उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, अपने दफ्तर में EU, बेल्जियम, डेनमार्क और जर्मनी के राजदूतों का स्वागत करने का अवसर मिला। खावड़ा गुजरात में दुनिया का सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क और मुंद्रा में भारत के सबसे बड़े बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक हब में उनका आगमन के लिए मैं बहुत आभारी हूं। हमारी गहन चर्चा में वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करने के भारत के ऊर्जा परिवर्तन और हाइड्रोजन इकोसिस्टम में तेज़ी लाने पर जोर दिया गया। हम महत्वाकांक्षी अक्षय ऊर्जा पहल के साथ आगे बढ़ रहे हैं और संतुलित ऊर्जा को सुनिश्चित कर रहे हैं, जिससे पूरे देश के लिए टिकाऊ भविष्य बन सके।